31 अगस्त 2018 यानी शुक्रवार का दिन यानी वर्किंग डे। करीब 40 से 60 यात्रियों को लेकर एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तुर्कमेनिस्तान के कच्चे रास्तों से शहर की तरफ आ रही थी कि तभी उस बस को चलाने वाले ड्राइवर की आंख लग गई और पूरी की पूरी बस एक गड्ढे से ठोकर लगने की वजह से पलट गई। इस हादसे की वजह से बस में जितने भी यात्री बैठे थे ना, वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन न्यूज चैनल में ये खबर आई कि एक बस ओवर क्राउडिंग की वजह से दूसरी गाड़ी से टकरा गई और पलट गई। अब गौर करने वाली बात यह है कि वो जो बस थी उसमें स्कूल के टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्स और यहाँ तक कि 14 से 16 साल के छोटे छोटे बच्चे थे। और आखिर क्यों नॉर्मल वर्किंग डे पर ये सभी लोग अपनी प्रोफेशनल ड्रेसेस पहनकर स्कूल या अस्पताल जाने की बजाय ये लोग खेत खलिहान के कच्चे रास्तों से होकर कहां से लौट रहे थे? एंड लिटरली ये सवाल बड़ा नॉर्मल सा दिख रहा होगा, लेकिन इसका जवाब आपको झकझोर कर रख देगा। चलो कहानी में कुछ दिन पहले चलते हैं। सुबह के 5:30 बजे थे और इतनी सुबह इन सभी लोगों के घर का दरवाजा खटका। जैसे ही इन सब लोगों ने दरवाजा खोला, उन्हें एक शख्स दिखाई दिया जिसने कहा, चुपचाप बस में आकर बैठो। सभी का एक ही सवाल था कि आखिर क्यों? तब उस आदमी ने अपना एक कार्ड दिखाया, जिसे देखने के बाद किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। सब लोग चुपचाप एक एक करके बस में बैठते गए और जिसने भी थोड़ी सी भी आनाकानी करी ना, उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख दी गई। उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, बस में बैठ जाओ, या तो ये वाली या तो ऊपर जाने वाली। 14 साल के बच्चों से लेकर 50 साल के ऐसे डॉक्टर्स जो रिटायरमेंट की उम्र में थे, उन्हें लिटरली बस में ठूंस दिया गया। बस की कैपेसिटी थी 30 लोगों की, लेकिन उस बस में इतने ज्यादा लोगों को ठूंसा गया कि वहां खड़े होने तक की जगह नहीं बची थी। सभी को भेड़ बकरियों की तरह भर दिया गया, लेकिन किसी को उन पर तरस तक नहीं आया। बस में 3 घंटे बीहड़ रास्तों का सफर करने के बाद वो बस एक अजीब सुनसान सी जगह पर रुक गई और उन सबको बस से उतार दिया गया। माहौल में बहुत गर्मी थी, धूप चिलचिला रही थी और ऐसी चिलचिलाती धूप में कोई पैसे लेकर भी काम ना करे। लेकिन इन सभी लोगों के हाथ में एक एक फावड़ा पकड़ा दिया गया। कुछ लोगों को दिए गए औजार। इनके सामने था रुई का एक बहुत बड़ा खेत और इन लोगों को शाम होते होते तक उस खेत की सारी रुई निकालनी थी और अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहते तो उन्हें जिंदगी भर के लिए यहीं छोड़ दिया जाता, बिना किसी खाने, बिना किसी पानी के, अकेला। सुबह से लेकर शाम को 5 बजे तक इन सभी से गधों की तरह मजदूरी करवाई गई। 10 मिनट का ब्रेक तक नहीं दिया गया और फिर शाम होने पर इन सभी को बस में बिठाकर वापस उनके घर भेज दिया गया। लेकिन ये केवल एक दिन की बात नहीं थी, आने वाले कई दिनों तक लगातार उनके साथ यही हुआ। उन्हें घर से उठा लिया जाता, दिन भर मजदूरी करवाई जाती और अगर वो अपना दिया गया टारगेट पूरा नहीं करते तो फिर उनको मारा पीटा जाता, उनको टॉर्चर किया जाता। अब ये रूटीन कुछ दिन तक तो लोगों ने फॉलो किया, लेकिन आखिर कब तक ये लोग कर पाते? ना उनके पास आराम करने का समय था और ना ही उनको रेस्ट मिल रहा था। इन सभी काम करने वाले लोगों के शरीर में जान नहीं बची और फिर एक दिन 31 अगस्त की शाम को यही हुआ। रोज रोज इस मजदूरी की थकावट से उस ड्राइवर की आंख में इतनी नींद भर गई कि उससे जागा नहीं रहा गया। उसकी झपकी लग गई, जिसके बाद गलती से बस की स्टीयरिंग अचानक घूम गई। बस स्लाइड करते हुए टेढ़ी पलट गई, जिसमें रिपोर्टेडली एक 14 साल के बच्चे की भी मौत हुई। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सारे लोगों को बंदूक की नोक पर ये मजदूरी जब करवाई जा रही थी तो इन लोगों ने पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं की या इस काम की सरकार से शिकायत क्यों नहीं की? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जितने भी डॉक्टर्स या टीचर्स थे, ये सभी सरकारी एम्प्लॉइज थे। कुछ सरकारी टीचर्स थे, कुछ सरकारी डॉक्टर्स थे और उनसे ये मजदूरी वाला काम भी सरकार ही करवा रही थी। वो जो आदमी सभी के घर पर दस्तक देता था और इनको काम के लिए ले आता था, उसके पास कोई ऑर्डर नहीं था इनसे काम कराने का। वो बस अपना आई कार्ड दिखाता था कि वो तुर्कमेनिस्तान की सरकार की तरफ से आया है। और ये 40 लोग इकलौते ऐसे नहीं थे जिनके साथ ये घटना हुई। आज भी हर साल मल्टीपल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तुर्कमेनिस्तान की सरकार जबरन बंधुआ मजदूरी करने के लिए रुई की खेती में लगा देती है और उनको बदले में दिहाड़ी में मिलती है उनकी जिंदगी, जो उन्हें तभी तक मिलने वाली है जब तक सरकार को ये लग रहा है कि वो उनके कुछ काम आ सकते हैं। और वहां पर हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि अगर किसी ने मना किया या इस सब के खिलाफ आवाज उठाई तो वो तो मरेगा ही, लेकिन उससे पहले उसके परिवार को उसकी आंखों के सामने ऐसा टॉर्चर किया जाएगा कि वो इस नजारे को कभी भूल नहीं पाएगा। आपको लगता होगा कि दुनिया की सबसे जालिम तानाशाही नॉर्थ कोरिया में ही चलती है, तो यकीन मानो आज तुर्कमेनिस्तान के बारे में मैं जो आपको बताऊंगा वो सुनने के बाद आप नॉर्थ कोरिया के लोगों को भाग्यशाली और मोदी को भगवान मानने लगोगे। तो कर लो अपना कलेजा मजबूत, क्योंकि हम चलने वाले हैं तुर्कमेनिस्तान आज के नॉलेजेबल और तगड़े वीडियो में। The guy is just literally staring out the window at us. Really? Yeah. Si on essaye de pas trop parler à l'hôtel parce qu'il sait qu'on est plus ou moins écouté.
I would say it's probably one of the worst places to live in the world. Even if your face is hidden, it's so dangerous for you and your relative that you cannot see. (1991) से पहले जब रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और लातविया समेत 15 देश अलग अलग ना होकर एक ही सोवियत यूनियन का हिस्सा थे, उस दौर में तुर्कमेनिस्तान एक शांत और टाइटली कंट्रोल्ड रिपब्लिक थी। यहाँ का ज्यादातर समाज रूरल और ट्राइबल था और कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण हर स्तर पर मजबूत था। मॉस्को, जहाँ पर सोवियत यूनियन के सबसे ताकतवर लोग बैठते थे, वहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी के एलिट्स को पावर, प्रिविलेज और फंड दिया जाता था और बदले में मांगी जाती थी उनसे उनकी लॉयल्टी, ताकि सभी मॉस्को से आने वाले फरमान को अपनी टेरिटरी में कायम करें और किसी तरीके की बगावत को ना उठने दें। मॉस्को को इन जगहों से बेसिकली ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था और ये जो ऑफिशियल्स थे उन जगहों के, उनको वहां के लोकल लोगों से कोई ज्यादा लेना देना नहीं था और गांव के जो लोग थे वो सरकार से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे। इसी वजह से कोई टकराव नहीं होता था। लेकिन ईयर 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव ने सफरमुरत नियाज़ोव को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ तुर्कमेनिस्तान का फर्स्ट सेक्रेटरी नियुक्त किया। एक तरह से पूरे तुर्कमेनिस्तान का एक मुख्यमंत्री। अब इस पद पर रहते हुए नियाज़ोव ने क्या किया, उसने अपने विरोधियों को कम्युनिज्म और सोवियत का विरोधी बताकर खत्म करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। उसने मॉस्को के प्रति बहुत लॉयल्टी दिखाई और उसके अपने देश में उसने अपना कोई विरोधी छोड़ा ही नहीं। उसका अपने नीचे वालों और सिस्टम पर एब्सोल्यूट कंट्रोल आ चुका था और वो ज्यादा कोई इतने अत्याचार भी नहीं करता था अपने नीचे वालों पर। उसे जरूरत की चीजें सब में बराबरी से बांटनी पड़ती थी, क्योंकि यही कम्युनिस्ट का कोर आइडिया था। और अगर वो जनता का भला नहीं करता तो सोवियत उसे उसके पद से हटा देता और उसे किसी और से रिप्लेस कर देता। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई और इसी वजह से वहां के लोगों का थोड़ा बहुत जितना भी हो रहा था भला हो रहा था। लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत यूनियन टूट गया और सभी रिपब्लिक टेरिटरीज ने अपने एक इंडिपेंडेंट देश का रूप ले लिया। अभी जितने भी छोटे छोटे मुख्यमंत्री जैसे बने हुए थे जो मॉस्को के लॉयल थे, उन्हें इस घटना की एक साल पहले ही भनक लग चुकी थी और नियाज़ोव ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उसने अपनी कम्युनिस्ट इमेज को छोड़कर खुद को एक नेशनल लीडर के तौर पर लोगों के सामने रीब्रांड किया और उसने खुद को तुर्कमैन बासी घोषित कर दिया, यानी लीडर ऑफ ऑल तुर्कमैन। उसने सभी के दिमाग में ऐसी इमेज डाली कि वो सोवियत संघ का कोई कम्युनिस्ट नेता नहीं है, बल्कि वो जमीन से जुड़ा हुआ है और सबका भला करना चाहता है। अक्टूबर 1991 में तुर्कमेनिस्तान को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया गया और लोगों ने नियाज़ोव को अपना लीडर भी मान लिया। सिस्टम वही रहा, केवल झंडा और नाम बदल गए। साथ ही साथ लोगों की किस्मत भी बदल गई, क्योंकि अब नियाज़ोव किसी को जवाब देने के लिए अकाउंटेबल नहीं था। वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा था। अब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद सत्ता जो सबसे पहले अपने हाथ में ले लेता है, नए नियम वो अपने हिसाब से बनाता है। और जब ये अधिकार नियाज़ोव को मिला तो उसने डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट की बजाय सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया। ऑपोजिशन वाली पार्टीज पर बैन लगा दिया, फ्री मीडिया को दबा दिया, इलेक्शन महज फॉर्मेलिटी बनकर रह गए। सोवियत सीक्रेट पुलिस यानी KGB जो कभी भी किसी को भी चुपचाप उठा लेती थी, उसका नाम बदलकर KNB कर दिया और वो लोगों पर अब और ज्यादा जुल्म करने लगी। कोर्ट, प्रेस और इंस्टीट्यूशन सब सरकार के अधीन आ गए। सरकार जिसे पसंद नहीं करती या जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाता वो रातों रात गायब हो जाता और अगली सुबह उसकी लाश ऐसी हालत में मिलती कि उसके परिवार वाले भी उस लाश को लेने से मना कर देते थे। USSR खत्म हो चुका था, लेकिन तुर्कमेनिस्तान के लोगों को उसूलों से कोसों दूर उससे भी बुरा एक बेलगाम तानाशाही शासक मिल चुका था, जिसके ऊपर अब कोई नहीं बैठा था जो उससे जनता के भले का जवाब मांग सके। और ये सब होने के बाद शुरू हुआ फोर्स्ड असैसिनेशन का एक डरावना दौर। 25 नवंबर 2002 खबर आती है कि किसी ने नियाज़ोव के काफिले पर जानलेवा फायरिंग करी और कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई भी कर लिया। हमला पूर्व विदेश मंत्री बोरिस चिकमुरादोव और उसके साथियों ने करवाया था। इसके 24 घंटे के अंदर उनके सभी साथियों, परिवार वालों को ढूंढकर राष्ट्रपति की हत्या की साजिश रचने के मामले में पहले तो अरेस्ट किया गया, फिर जेल में बंद करके उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि आधों ने उस टॉर्चर से डरकर जबरदस्ती बिना कुछ किए ही अपना गुनाह कबूल कर लिए और जिन लोगों ने गुनाह कबूल नहीं किए, टॉर्चर की वजह से उनकी
जान चली गई। सबकी खबर मिल रही थी सिवाय बोरिस के, जो इस मुहिम की आखिरी उम्मीद थे। मगर 28 दिसंबर के दिन अचानक टीवी पर एक नेशनल ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। लोग हैरान रह गए क्योंकि टीवी पर बोरिस थे, चेहरे और शरीर पर टॉर्चर के कई निशान थे। उनकी आवाज में लड़खड़ाहट और उनकी आंखों में किसी कागज का रिफ्लेक्शन साफ बता रहा था कि उन्हें बेहद मारा गया है और अब ड्रग्स दे के कागज से पढ़कर कुछ कन्फेस करने के लिए कहा जा रहा है। लोगों को दिलों में हल्की सी उम्मीद तो थी कि उन्हें कुछ क्रांतिकारी सुनने को मिल सकता है, लेकिन बोरिस ने जो कहा वो बहुत ही शॉकिंग था। उसने कन्फेस कर लिया कि वो एक क्रिमिनल गैंग का हिस्सा है और इस देश पर शासन करने के लायक नहीं है। उल्टा उसने ये तक कह दिया टीवी पर कि मैं एक अपराधी हूँ जो देश को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने कन्फेस किया कि रशिया में रहते हुए वो ड्रग्स लेते थे। उन्होंने अपने देश में कई आतंकवादी हमले भी करवाए थे ताकि वो तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और वहां के लोगों को मारकर वहां पर शासन कर सके। हालांकि लोग समझ रहे थे कि ये बोरिस खुद से नहीं बोल रहे, उनसे बुलवाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें बोरिस का हाथ था या नहीं, इसके ना कोई सबूत थे ना कोई गवाह था, बस उनको फंसा दिया गया था। और इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूं कि राष्ट्रपति पर एक्चुअली में कभी कोई हमला हुआ ही नहीं था, ये सब एक बहुत बड़ी चाल थी। दरअसल नवंबर 2001 में बोरिस ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा देकर सरकार और उसकी नीतियों की बुराई करने के साथ साथ जनता पर हो रहे जुल्म को क्रिटिसाइज करते हुए ये ऐलान किया था कि वो नियाज़ोव के अपोजिशन में रहकर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाने की शुरुआत करेंगे। और नियाज़ोव जानता था कि इससे शुरू हो सकती है उसके खिलाफ एक बड़ी बगावत। तो नियाज़ोव ने एक फॉल्स असैसिनेशन न्यूज चलवा दी कि उस पर हमला हुआ है और उसके बाद उसने बोरिस को रास्ते से ही हटवा दिया। खुद बोरिस के मुंह से उसने एक ऐसा कन्फेशन करवाया कि अब वो नियाज़ोव का चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब लोग समझ तो रहे थे, लेकिन कोई बोरिस के सपोर्ट में या नियाज़ोव के अपोजिशन में आवाज नहीं उठा सकता था, क्योंकि राष्ट्रपति पर हमला करने वाले का सपोर्ट करना भी एक तरह से राजद्रोह है। एक बंद कोर्ट में बोरिस पर मुकदमा चला जो कुछ ही घंटे में खत्म हो गया और उसको सजा मिल गई। अब तुर्कमेनिस्तान के कानून के अकॉर्डिंग किसी को 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती थी, लेकिन कानून को ही पलट दिया गया। बोरिस को उम्र कैद दे दी गई। उस दिन के बाद से आज तक कभी किसी ने बोरिस को नहीं देखा, किसी को नहीं पता कि वो जिंदा भी है या नहीं। और अब नियाज़ोव के रास्ते का आखिरी कांटा भी चूंकि रास्ते से हट चुका था, तो जनता पर अत्याचार करने से उसे रोकने वाला, उस पर सवाल उठाने वाला अब कोई नहीं था। और यहां से शुरू हुई एक खतरनाक तानाशाही। अब लोगों के ऊपर राज करने के लिए नियाज़ोव के दिमाग में खुरापाती आइडिया आया। उसने बोला क्यों ना मैं खुद को भगवान के समान ही बना दूं लोगों की नजरों में। उसने 2 वॉल्यूम में किताब निकाली जो थी रूहनामा। उसमें तुर्कमेनिस्तान के कल्चर की ढेर सारी बातें, पौराणिक कहानियां थी। कई ऐसी बातें फैक्ट्स की तरह लिखी हुई थी जो एक्चुअली में कहीं एग्जिस्ट करती भी नहीं थी, न कभी इतिहास में ऐसी घटनाएं हुई थी। लेकिन इन किताबों का एक ही उद्देश्य था, नियाज़ोव को लोगों की नजरों में एक ऐसा इंसान बना देना जो महान लोगों के रास्ते पर चला हो और लोगों का भला चाहता हो, ताकि लोग उसकी बातों को आंखें बंद करके मानने लगे। इस किताब के वॉल्यूम 2 को कुरान के पैरेलल कंपेयर करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे नियाज़ोव भी कोई प्रोफेट हो। लोगों के मन में ये बात डाली गई कि ये जो किताब है ये भी बाकी धर्म ग्रंथों की तरह ही बहुत ज्यादा पाक और पवित्र है। इसे स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि हर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में मैंडेटरी किया गया। समाज को ये सिखाया गया कि उनके लीडर मतलब नियाज़ोव के प्रति वफादारी ही पैट्रियोटिज्म और सबसे बड़ी इबादत है। यहाँ तक कि वहाँ की मस्जिदों में भी कुरान के लेवल पर उस किताब को रखवाया गया, रूहनामा को। अज़गाबाद की एक मेन मॉस्क में दीवारों पर कुरानिक वर्सेस के साथ साथ रूहनामा के कोट्स भी लिखवाए गए। और यकीन मानिए आप सुनकर हंसोगे, ड्राइविंग लाइसेंस को लेने के लिए भी रूहनामा का 16 घंटे का एक कोर्स करना पड़ता है। देश की राजधानी में मतलब अज़गाबाद में एक बड़ी सी मैकेनिकल रूहनामा रखवाई गई जो रात के समय अपने आप खुल जाती थी और उससे आयतें बजने लगती थी। देखो ये सब साइकोलॉजी का खेल है और उसमें एक टर्म होता है, ये है इल्यूजनरी ट्रूथ इफेक्ट। ये कहता है कि अगर आप किसी झूठ को बार बार दोहराओ, सुबह से शाम तक किसी के कान में डालो, तो वो उस इंसान को सच लगने लगता है। हिटलर ने भी एक टाइम पर यही किया था और अब नियाज़ोव भी इसी रास्ते पर चल रहा था। वो खुद को लोगों का खुदा बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान चाहे कितनी कोशिश कर ले, ऊपर वाले के सामने उसकी एक नहीं चलती। 21 नवंबर 2006 को हार्ट अटैक से नियाज़ोव की मौत हो गई और उसके बाद सत्ता में आए गुरबांगुली। और उनके सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे रूहनामा को हर जगह से हटाया गया। इसलिए नहीं कि वो जनता का भला चाहते थे, इसलिए कि वो ये नहीं चाहते थे कि राज वो करें, लेकिन लोग गुणगान नियाज़ोव के गाएं। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, ये सब तो राजनीति की बातें हैं, ऐसा तो हर देश में होता ही रहता है, सत्ताएं पलटती रहती हैं। लेकिन आखिर इसमें जनता के ऊपर कहां अत्याचार हो रहा है? तो आओ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर और जानते हैं कि आखिर तुर्कमेनिस्तान में लोगों के कितने बुरे हालात थे।
18 जून 2006 को रेडियो लिबर्टी की 58 साल की जर्नलिस्ट ओगुल सपर को उनके 2 कलीग्स और 3 बच्चों के साथ बिना किसी चार्ज को अरेस्ट कर लिया गया। जब नियाज़ोव सत्ता में थे और जिंदा थे तब उन्होंने नेशनल टीवी पर आकर ये बताया था कि ये जर्नलिस्ट और उसके साथी गद्दार हैं और वो लोग देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, सरकार ने ये इल्जाम उन पर इसलिए लगाए थे क्योंकि वो दूसरे देशों में जाकर अपनी आंखों देखी बता रही थी। वो बता रही थी कि कैसे लोगों से उनके घर छीन लिए जाते हैं, कई कई दिन तक उनसे फ्री में काम करवाया जाता है। अगर पुलिस को इतना सा शक भी हो जाए कि किसी इंसान के विचार सरकार से नहीं मिल रहे हैं तो इस शक के आधार पर भी वो किसी को मार सकते थे जान से और उनसे कोई जवाब नहीं मांगता। लेकिन नियाज़ोव ने ये सारे दावे बेबुनियाद बता दिए। अकॉर्डिंग टू हिम, वो आयरनिकली एक पीसफुल कंट्री वेयर जस्टिस इज रूलिंग वाली लाइन बोलते थे, जिसमें 25 अगस्त 2006 के दिन उस जर्नलिस्ट को 2 घंटे से भी कम चलने वाली एक क्लोज ट्रायल में 6 साल की सजा सुना दी गई और तुरंत फटाफट उसको जेल भेज दिया गया। और 14 सितंबर 2006 को उस जर्नलिस्ट के घर पर एक फोन आता है सजा मिलने से मात्र 3 हफ्ते के बाद कि गंभीर बीमारी की वजह से उस जर्नलिस्ट की जेल में ही मौत हो गई है। अब आप समझ रहे हो कि क्या खेल चल रहा है। उसके बच्चों को बोला गया कि वो आकर ओगुल सपर मतलब उस जर्नलिस्ट की सील्ड बॉडी को ले जाए, मगर जब उनकी बेटी बैडी ने जिद करी कि वो अपनी माँ की लाश देखना चाहती तो अथॉरिटीज ने मना कर दिया और धमकी दी कि अगर उसने ज्यादा जिद की तो उनको सील्ड बॉडी बैग भी नहीं मिलेगा। हालांकि ऐसा दावा किया जाता है कि बच्चों ने ह्यूमन राइट्स का दबाव बनवाकर अपनी माँ की लाश देखी थी और उनकी लाश पर कई घाव के निशान थे, उनके गले में नीला सा निशान पड़ा हुआ था और इससे बात साफ थी कि उस जर्नलिस्ट की मौत नेचुरल तो नहीं थी। सरकार की ऑफिशियल अनरिलीज्ड ऑटोप्सी रिपोर्ट्स सोर्सेस के थ्रू जब यूएन के ह्यूमन राइट्स कमीशन के हाथ लगी तो रिपोर्ट में साफ लिखा था कि ओगुल सपर यानी उस जर्नलिस्ट की मौत सिर पर बार बार किसी चीज के मारने की वजह से हुई है, जिसके बाद यूएन ने वापस सवाल उठाए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, यूएन के सवालों का शायद ही किसी देश की सरकार के ऊपर कोई ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि जब सारा अन्याय हो चुका होता है तब ये लोग बाद में केवल आवाज उठाते रह जाते हैं। अब ओगुल सपर काम तो बहुत अच्छा कर रही थी लेकिन उसने गलत देश में जन्म ले लिया था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। नियाज़ोव की मौत के बाद जब गुरबांगुली सत्ता में आए तो लोगों को उम्मीद थी कि शायद हालात बदल जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके लिए नियाज़ोव से भी बड़ा जल्लाद साबित होगा ये इंसान। 2012 में बलोच माइनॉरिटी से आने वाले मानसूर नाम के एक टर्कमैन एक्टिविस्ट ने बलोच कैदियों के साथ हो रहे इल ट्रीटमेंट और टॉर्चर को डॉक्यूमेंट किया और रिपोर्ट किया, जो सरकार की नजर में सबसे बड़ा अपराध बन गया। और उसके बाद इस एक्टिविस्ट पर कई सारे इल्जाम लगा दिए गए, उसे बिना किसी सबूत के 22 साल की सजा सुना दी गई, उस पर मल्टीपल चार्जेस लगे और यहाँ से उसकी जिंदगी का मौत से भी बुरा अध्याय शुरू हो गया। उन्हें जेल में ही ट्यूबरकुलोसिस, आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारियां हो गई, लेकिन ना उन्हें बेल मिली ना ही उन्हें किसी तरीके की मेडिकल हेल्प मिली। एक तरीके से वो मानसूर के थ्रू एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे कि अगर तुम हमारे खिलाफ आवाज उठाओगे तो तुम्हारी ऐसी बुरी हालत होगी। और ये तो कुछ भी नहीं है, एक केस तो इससे भी ज्यादा खराब है, मुरद दशमोव का केस। कोरोना के समय जब पूरी दुनिया त्रहिमाम कर रही थी तब इस देश ने अनाउंस किया कि हमारे देश में कोई कोरोना नहीं है, ना लॉकडाउन लगाया गया, क्योंकि लॉकडाउन लगाते कैसे, वहां तो जनता से उन्हें मजदूरी करवानी थी। हालात ये थी कि लोग बीमारी में कोरोना की वजह से खून की उल्टियां कर रहे थे, लेकिन उन्हें मार मार कर जबरदस्ती रुई के खेतों में काम करवाया जाता था। 2021 में इसी से सिमिलर चीजें जब मूरत ने एक वीडियो बनाकर अपलोड की तो उसे अरेस्ट कर लिया गया, उस पर कई आरोप लगाए गए, उसे 4 साल की सजा दे दी गई। मूरत ने जैसे तैसे करके अपने 4 साल जेल में काट लिए और जब उसकी रिहाई का दिन था तो वो काफी खुश था, लेकिन उसे लेने के लिए कोई नहीं आया, बल्कि जबकि आए और दूसरे अधिकारी जेल से बाहर ले जाने के लिए नहीं, दूसरी डिटेंशन सेल में ले जाने के लिए। उसकी सजा 14 जून 2025 को खत्म होनी थी, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं, क्योंकि जैसे ही उसके रिलीज का डेट आता, मतलब उसकी आजादी का दिन आता, उस पर नए कुछ इल्जाम लगा दिए जाते और उसकी सजा को बढ़ाकर उसे दूसरी फैसिलिटी में, दूसरी जेल में भेज दिया जाता। यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी ने भी 2003 में उनकी रिहाई की मांग की, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी और नए खतरनाक आरोप लगाकर उसको जिंदगी भर जेल में सड़ाने की व्यवस्था कर दी। मूरत अकेला नहीं है, तुर्कमेनिस्तान में ये कॉमन पैटर्न है कि किसी को छोटी ही सजा दे दो लेकिन वो सजा कभी खत्म नहीं होती, उसकी वो छोटी छोटी सजाएं जिंदगी भर आगे बढ़ती रहती हैं। उस इंसान की उम्मीद टूट जाती है, वो पूरी तरीके से टूट जाता है और एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है, तो कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता, चाहे सरकार दिन से रात तक मजदूरी कराए या कोई भी अत्याचार करे, चाहे कोई भी सरकारी ऑफिशियल किसी का भी घर कभी भी आकर छीन ले। 2013 से 2022 तक तुर्कमेनिस्तान में कम से कम 162 डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस सामने आए हैं। नॉर्थ कोरिया में तो फिर भी एक बार गलती होने पर सीधे ढिशकियां गोली मार दी जाती है, परिवार को
खत्म कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ तुर्कमेनिस्तान में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर तड़पा तड़पा कर, मजदूरी करा करा कर और छोटी छोटी सजाओं से जेल में सड़ा सड़ा कर इंसान की जिंदगी को नरक बना देते हैं। परिवार वालों को पता भी नहीं होता कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है, वो किस हालात में है, जिंदा भी है या नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि गौरव भाई ठीक है ये सब तो नॉर्थ कोरिया में भी होता है, तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से मैंने बहुत सारे एक्चुअल केसेस तो बताए ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने अनफिल्टर्ड चीजें बता दी ना तो या तो यूट्यूब इस वीडियो को उड़ा देगा या फिर आप इस वीडियो को देख ही नहीं पाओगे। ये बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा आपके लिए। तो अब आप खुद फैसला करके मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, नॉर्थ कोरिया या तुर्कमेनिस्तान, इनमें से रहने के लिए सबसे बुरी जगह कौन सी है। खैर, जब भी मैं खुद इस तरीके की किसी कंट्री के बारे में जानता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है ये सोच करके मैं इंडिया जैसे देश में रहता हूँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं अगले एक और नॉलेजेबल और तगड़े वीडियो में।